नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी परेशान है, ट्रंप उनकी रेल बना दी है। ट्रंप रोज उठते हैं, एक कप चाय पीते हैं और मोदी जी के लिए एक नई बात कह देते हैं। और महाराष्ट्र में बीजेपी की वो चरित्र सामने आया है कि लोग हैरान हो गए। बीजेपी कांग्रेस से कह रही है मुझे सपोर्ट कर दो, ओवैसी से कह रही है सपोर्ट कर दो, ले लो दे दो। मतलब बीजेपी के लिए सिर्फ कुर्सी ही चाहिए, कुर्सी के अलावा कोई मायने नहीं रखता। अभय द्विवेदी से मैंने इस पूरे तंत्र को समझने के लिए बहुत शानदार बातचीत की है। ले चलता हूँ अभय द्विवेदी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। कहा जाता है कि नेता सब एक होते हैं, ड्रामा करते हैं दुश्मनी का, लेकिन सब सब पीछे एक दूसरे से मिले होते हैं। महाराष्ट्र में हमको उदाहरण देखने को मिल गया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा तो वो कांग्रेस से बुलाने लगी कि सपोर्ट कर दो, कांग्रेस से भी कर दिया। एक जगह बीजेपी को लगा कि हमें मामला पट नहीं पड़ा तो उन्होंने ओवैसी की पार्टी के संग भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हालांकि हड़कंप मचा तो कांग्रेस से 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया पार्टी से। उधर फडणवीस ने कहा कि कोई मतलब ही नहीं है, ये सारे समझौते कैसे किए जाएंगे। लेकिन ये तब हुआ जब बहुत हंगामा मच गया। अगर हंगामा नहीं मचता, मतलब एक दूसरे के गले मिलने में, एक दूसरे को सहयोग करने में कोई समस्या है नहीं किसी को। तो ये क्या, जो दर्शक होता है या जो वोटर होता है वो तो बेचारा मूर्ख है, लड़े आता है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, जेल जा रहा है, मुकदमे झेल रहा है। नेता सब, मतलब ओवैसी और बीजेपी एक। इससे ज्यादा अब तो पीठ पीछे चर्चा चलती थी कि ओवैसी सपोर्ट करते हैं पीठ पीछे, लेकिन तो लाइव डेमो दिख गया कि ओवैसी खुलेआम सपोर्ट बीजेपी के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पोल पट्टी खुल गई है, अभी कुछ बाकी लगती है? क्या लगता है आपको? देखिए, हम अगर आप इसको इस दृष्टि से देखना चाहें, जैसे आपने अभी कहा, ऐसे भी देखा जा सकता है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। इसकी हकीकत ये है कि राजनीति का जो सबसे निचला स्तर होता है, यानी पंचायत चुनाव वाला और स्थानीय निकाय चुनाव वाला, इन स्तरों पर दरअसल एक जमाने में तो पार्टियों के आधार पर पंचायतों में चुनाव भी नहीं होते थे। पार्टी सिंबल्स पे चुनाव, पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव भी नहीं होते थे। अब होने लगे हैं, लेकिन मैंने ऐसा बहुत लंबा अरसा देखा है जब पार्टियां चुनाव में पार्टियों के तौर पे उतरती नहीं थी, व्यक्तिगत रूप से लोग उतरते थे और चुनाव लड़ा जाता था। अच्छा, महाराष्ट्र में जो नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, उसमें पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उसमें ऐसे ऐसे पार्टनर हुए हैं जिनके बारे में विधानसभा के स्तर पर कल्पना आप नहीं कर सकते, लोकसभा के स्तर पर आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जमाना था जबकि बाल ठाकरे ने बीएमसी पे कब्जा करने के लिए कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर दिया था और दोनों ने मिलकर बीएमसी चलाई। वैसे एक दूसरे के खिलाफ करते थे। मैं पुरानी बात बता रहा हूं, ये बाल ठाकरे जिंदा थे और उनके बेटे वगैरह राजनीति में उस तरह से तैयार होकर नहीं आ पाए थे। तो ये जो हो रहा है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। वोटरों के लिए भी कोई नई अनोखी बात नहीं है और पार्टियों के लिए भी नई अनोखी बात नहीं है। इस समय स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र के नगर स्थानीय निकाय चुनाव में वो सबसे ज्यादा ताकतवर बड़ी पार्टी बनकर उभरे और लगभग सभी नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं पर उसका कब्जा हो, और वो इस अभियान पे निकली हुई है। इसके लिए वो किसी से भी समझौता करने को तैयार है। अब अंबरनाथ में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे एकनाथ शिंदे का इलाका है? एकनाथ शिंदे का वहां दबदबा है। तो एकनाथ शिंदे के ज्यादा लोग जीते भी, भाजपा के कम जीते। तो भाजपा ने कहा एकनाथ शिंदे जो कि सरकार में उसके पार्टनर हैं और केंद्र सरकार को भी समर्थन दे रहे हैं, उन एकनाथ शिंदे को उनके उनके पैर काटने के लिए उसने बीजेपी से समझौता कर लिया और कांग्रेस समझौता कर लिया और कांग्रेस ने भाजपा का मेयर चुनवा दिया। अच्छा, अब जब ऐसा हो गया तो उसके बाद दोनों ही पार्टियों को लगा कि भाई थोड़ी नाक नाक कट जाएगी इसमें, तो केवल मुंह दिखाई के लिए लोगों को निलंबित किया गया है। उसका भी कोई मतलब नहीं। सब लोग जानते हैं कि वो बिल्कुल बेकार की बात है। यहां तक कि वहां पे भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर एक अंबरनाथ विकास अघाड़ी बना लिया है। वो कह रहे हैं कि हम तो अंबरनाथ के विकास के लिए मिले हैं आपस में और उसका विकास करेंगे मिलजुल कर। इसी तरीके से अकोला में हुआ है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में समझौता हो गया है कि वहां पे भाजपा को उनकी मदद चाहिए और वो मदद देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वो विधानसभा में भी जुड़ जाएंगे या लोकसभा में भी जुड़ जाएंगे। ये तो इसकी सफाई रही जो मैंने आपके सामने रखी। मतलब ये दृष्टि भी देख सकते हैं और आप जो कह रहे हैं वो भी बात सही है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं।
जिस तरह की ये लोग राजनीति करते हैं और किसी भी स्तर पे ना गठजोड़ नहीं करना चाहिए, निचले स्तर पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करते हैं और इसकी एक पुरानी परंपरा है महाराष्ट्र में खास तौर से। शायद उत्तर प्रदेश में इतनी ना हो, लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर से है। अब उसके बाद आते हैं, आप बड़ी राजनीति पे आइए महाराष्ट्र की। वहां हम देखते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे अपना प्रभुत्व कायम करती जा रही है। वो उसने पूरी तरीके से अपने आप को स्थापित कर लिया है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। अब वो धीरे-धीरे कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे से अपना पिंड छुड़ाए, अजित पवार से अपना पिंड छुड़ाए, ये कोशिश कर रही है। शिंदे और पवार की भी समझ में आ रहा है, इसीलिए पवार अपने जो बड़े भाई हैं शरद पवार, उनके साथ पवार ने गठजोड़ कर लिया है वो सरकार में, लेकिन शरद पवार के साथ गठजोड़ करके वो अब अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां भी वो चल रहा है। इधर उद्धव ठाकरे और नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र निर्माण सेना के राज ठाकरे, ये दोनों गठजोड़ करके नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब वो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी मौका लगते ही अजित पवार से और एकनाथ शिंदे दोनों से अपने हाथ धो लेगी। चूंकि केंद्र में अभी एकनाथ शिंदे की जरूरत है, वहां पे इनके एमपीज की जरूरत है, इसलिए शायद इस प्रक्रिया में देर लगे। लेकिन जिस दिन वो उसका वैकल्पिक इंतजाम वहां कर लेंगे, उसके बाद उन्हें इनको भी कूड़ेदान में फेंकने में उनको देर नहीं लगेगी। देखिए, है क्या, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है। भाजपा का मकसद अकेले इस देश के हर कोने कोने पर राज करना है। वो कहते हैं 100% भाजपा, चप्पे चप्पे में भाजपा, ये उनका नारा है। इसके लिए वो किसी से भी गठजोड़ कर सकते हैं, उन्हें कोई गठजोड़ करने में कोई किसी किस्म का वो नहीं है। गठजोड़ कर सकते हैं, कोई भी नीति अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मकसद ये रहता है कि अंततः सारी सत्ता हमारे हाथ में हो। जबकि दूसरी पार्टियां जो हैं वो ये मानती हैं कि सारी सत्ता अकेले लेने की उनमें क्षमता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा ही गठजोड़ में रहना चाहती हैं। भाजपा का मकसद ये है कि हम अकेले राज करेंगे। किसी दूसरी पार्टी में जैसी महाराष्ट्र के स्तर पर तो इतनी ताकत है ही नहीं। यहां तक कांग्रेस में ताकत थी, लेकिन कांग्रेस ने भी धीरे धीरे ये ताकत खो दी है पूरी तरीके से। अब तो हालत यह है कि पृथ्वीराज चौहान साहब जो हैं, जो एक जमाने में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि साहब कि वो वेनेजुएला पे जैसा ट्रंप ने हमला किया वैसा वो भारत पे भी हमला कर देंगे, एप्स्टीन फाइलों में मोदी का नाम है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की लंतरानियां फेंकते रहते हैं वो। तो उनकी स्थिति भी बहुत खराब है उनकी। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो कांग्रेस ने ज्यादा संघर्ष करने के चक्कर ही छोड़ दिया है कांग्रेस ने। वो ज्यादा लफड़े में पड़ने ही नहीं चाहती। एक तरह देखा जाए तो भाजपा के लिए वहां पर अपनी हुकूमत करने के लिए रास्ता साफ होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब ये दल बदल की बात है तो मुझे लगा कि जब ये कानून बना था तो लोगों को उम्मीद थी कि अब आया राम गया राम ये बंद होगा। लेकिन आप सोचिए कि आप वोट करके आते हैं किसी को कि ये हिंदू धर्म की रक्षा करेगा, और वो चला जाए कांग्रेस में जो सेकुलर पार्टी है, या आप किसी सेकुलर को पार्टी को वोट करें कि यार ये सेकुलर आदमी है, सब धर्म की सब मजहब की बात करेगा, वो चला जाए बीजेपी में जिसके ऊपर आरोप लगता है कम्युनल पार्टी होने का। तो ये तो वोटर के साथ धोखा है। कम से कम ये कानून ऐसा होना चाहिए कि 2/3 हो या 3/3 हो, बहुमत कितना भी हो, लेकिन अगर आप चुने गए हैं जिस पार्टी से, छोड़ के नहीं जा सकते, दोबारा चुनाव लड़ो फिर जाओ। ये क्यों नहीं होना चाहिए? संजय जी, यहाँ स्थिति यह है कि जब से दल बदल विरोधी कानून बना है, उसके बाद से भी और उसके पहले से भी स्थानीय निकायों के स्तर पर दल बदल कानून कभी लागू नहीं होता। ये केवल विधानसभा और लोकसभा के लिए है। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। विधानसभा में महाराष्ट्र में चुन के आए विधायक और असम पहुंच गए और उसके बाद में पार्टी। तो विधानसभा और लोकसभा में तो ये लागू होता है, लेकिन उसको निष्प्रभावी करने की बहुत सारी तिकड़ सोच ली गई है। हाँ, ऑपरेशन लोटस उसी स्कीम का हिस्सा था ना कि आप विधायकों को बड़ा पैसा। तो ये एक हर हालत में जनता को अगर नेता नहीं बनाना चाहते तो जनता को सड़कों पर आकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि भाई ये दल बदल नहीं होगा। जो नेता जिस पार्टी के लिए चुना गया, अगर उसका मन बदल रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो इस्तीफा दे, दोबारा लड़े उस पार्टी दी जाके। हम वोट दें कि सेकुलर को वोट दे रहे हैं वो कम्युनल पार्टी में चले जाए, हम कम्युनल को वोट दे वो सेकुलर पार्टी में चला जाए। तो ये तो लोगों के साथ धोखा है। आप वजह फरमा रहे हैं, ये लोगों के साथ धोखा है, अनैतिकता है, और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं भी उसकी हमेशा से निंदा कर रहा हूं। समस्या दूसरी है। समस्या यह है कि जो शक्तिशाली पार्टी है
वो शक्तिशाली पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए मान लीजिए तैयार हो जाती है। तो जब सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हो जाती है, प्रलोभन देती है, तो सब लोग उसको छोड़ने के लिए, प्रलोभन को लेने के लिए सामने आ जाते हैं। अच्छा, अब दल बदल विरोधी कानून में आप एक बड़े संशोधन की तजवीज कर रहे हैं कि ऐसा संशोधन किया जाए कि अगर आपको दल बदलना है तो आपको पार्टी छोड़ देनी पड़ेगी। उसकी भी तिकड़म खोज ली गई है भाई, उसकी भी तिकड़म खोज ली गई है। स्थिति यह है कि पार्टी टूट जाती है, मान लीजिए उतने ज्यादा आपके पास विधायक नहीं है जितने पार्टी तोड़ने के लिए जरूरी होते हैं, तो फिर आपको वो कर दिया जाता है, आपकी सदस्यता से बेदखल कर दिया जाता है। तो पार्टी इस्तीफा देने लगे, इस्तीफा देते हैं, बाद में फिर चुनाव लड़के फिर से आ जाते हैं और सरकार में शामिल हो जाते हैं। ऐसा भी हो चुका है एक बार नहीं, कई जगह ऐसा कम होता है, लेकिन यहाँ तो टूट और तोड़ के दूसरी पार्टी वाले थे। दूसरी बात कि बीजेपी के अंदर भी यह संतोष बहुत ज्यादा है, कहने की हिम्मत नहीं हो रही कि कांग्रेस के जितने दागी वागी टाइप के लोग थे वो तो सब बीजेपी में आ गए। जिस मुख्यमंत्री, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए बीजेपी क्या आरोप नहीं लगाती थी, सबसे बड़ा घोटाला हेमंत शर्मा जी के लिए, अब वो बीजेपी में आ गए। चार्जशीट पेश की थी उनके खिलाफ। हाँ बताइए, अब वो दूध के धले हो गए। अजीत पवार के लिए 70,000 करोड़ का घोटाला, अब अजीत पवार हो गए। तो ये जो बीजेपी के अंदर या संघ के अंदर कसमसाहट नहीं है कि भाई संघ कहता था कि भाई हमारे साइंस सबक ही आने चाहिए, राजनीति में शुद्धिकरण होनी चाहिए, तो संघ मोहन भागवत को नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस के जितने दागे जिन पर आरोप लगाते थे सबके सब थोक में भर के बीजेपी में चले आ रहे हैं। बीजेपी में बहुत कसमसाहट रहती है, इसमें कोई शक नहीं। अंदर खाने आप बीजेपी वालों से बातचीत करें तो वो काफी अपनी पार्टी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हैं और वो बताते हैं कि अब क्या ये लोग क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तो इनकी हालत है वगैरह वगैरह। कौन विचारधात्मक रूप से पवित्र है, कौन पवित्र नहीं है, ये सब बातें वो लोग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि वो किसी भी तरीके से जो पार्टी के भीतर असंतोष है उसको नियंत्रित कर पाने में सफल रहती है। दूसरी पार्टियां नियंत्रित नहीं कर पाती। उनकी पार्टी के अंदर वो असंतोष फूट पड़ता है और पार्टियां तितर बितर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपको कहीं भी विभाजन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। तमाम तरह के असंतोषों के बावजूद निजी स्तर पर कोई भी आलोचना करे, कोई भी असंतोष दिखा दे, वो बात अलग है, लेकिन भाजपा अपने अंदर कोई विस्फोट नहीं होने देती। मतलब भाजपा में रहने वाले लोगों को ये भरोसा रहता है चलो आज सत्ता नहीं मिल रही तो कल मिल जाएगी, क्योंकि एक तो भाजपा ने ये साबित कर दिया है कि हम लगातार सत्ता में हैं और सत्ता को बनाए रखने में हम सक्षम हैं। हम अगला चुनाव भी जीतेंगे, मुझसे अगला चुनाव भी जीतेंगे, मुझसे अगला चुनाव भी जीतेंगे। ये चीज पिछले 11 साल में, 11 साल से पहले ये बात नहीं थी, पिछले 11 साल में भाजपा ने ये स्थापित कर दिया है। तो जो भाजपा के भीतर बंदा बैठा हुआ है, उसके मन में अगर कभी भाजपा छोड़ने का या भाजपा के खिलाफ बगावत करने का विचार भी आता है तो तुरंत उसे लगता है कि हम दूसरी पार्टी में आएंगे, वहां क्या फायदा होगा, यहाँ कम से कम बैठे हुए हैं, पहली बात तो सत्ताधारी दल में है तो उसका हमें लाभ है, स्वाभाविक लाभ है। भले ही हमें सीधी सीधी सत्ता ना मिली हो, लेकिन भाजपा में रहने के भी अपने लाभ है। डोमिनेंट पार्टी जो है, प्रभुत्वशाली पार्टी, दबदबे वाली पार्टी, उसके हम सदस्य हैं, ये उसका दूसरा लाभ है। और तीसरा लाभ ये है कि जब टिप्पस लग गई है, मौका लग जाएगा तो हमें सत्ता का एक टुकड़ा हमें भी मिल जाएगा, इसकी भी खोज में बना रहता है। तो पार्टी के अंदर कभी भी बगावत नहीं हो पाती भाजपा में। ये चीज भाजपा के पक्ष में काफी जाती है। वो इसलिए भी जाती है कि भाजपा ने बार बार चुनाव जीत के ही दिखा दिया है और उससे अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिला दिया है कि अगर एक बार चुनाव वो हार भी गई तो क्या हुआ, 3 बार आगे जाकर जीतेगी भी। ये सही बात है, चाहे कितनी भी तिकड़म से जीते लेकिन जीतेगी। अभय जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करके फतेह करके वापस आ गया। दरअसल मेरा SIR में नाम आ गया, मतलब मैं वोटर लिस्ट में बच गया। तो मुझे लग रहा है कि मैंने गाजियाबाद की लिस्ट देखूंगा तब पता चलेगा कि मेरा नाम कट तो नहीं गया। अरे वो गुरदीप सप्पल ने तो लिखा, बेचारे गाजियाबाद से नोटा गए, सप्पल साहब का नाम ही कट गया वहां पे। सप्पल साहब ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। मैं भी चेक करूंगा कि उसमें जो गाजियाबाद की लिस्ट प्रकाशित हो गई है, अब एक आध दिन में फुर्सत मिलेगी तो नेट पे लिस्ट निकाल के देखूंगा मेरा और मेरी पत्नी का नाम है कि नहीं। ज्ञानेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा नाम काटा नहीं, और ये जानते हुए नहीं काटा कि मेरी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, मैं किनको पसंद करता हूँ, किसको नापसंद करता हूँ, ये जानते हुए मेरा वोट नहीं काटा। तो शत तमन ज्ञानेश कुमार जी को, उनको पता तो होगा ही कि मेरा वोट किधर जाएगा, तब भी उन्होंने मेरा नाम नहीं काटा। लेकिन इतना शर्मनाक वाक्य हुआ, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन को नोटिस आ रहा है कि चुनाव आयोग के सामने पेश हो, अपना वोट डलवाना है।
जिस आदमी का सम्मान पूरी दुनिया में है, इसके नाम पे है, उसके लिए कहा जा रहा है कि साहब चुनाव आयोग के सामने पेश हो। कोई शर्म, हया, लज्जा कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अमर्त्य सेन जैसी हैसियत के लोग जो हैं, उनके सामने तो इस तरह की दिक्कतें होनी भी नहीं चाहिए। असल में ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव आयोग ने और भारत मोदी जी ने मिलकर लोग अपने वोट के अधिकार का उपभोग कर पाए, इसकी जिम्मेदारी वोटर पर डाल दी है। पहले इस एसआईआर वगैरह का जो प्रपंच है, इसके पहले इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार और चुनाव आयोग के ऊपर थी कि हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में हो, ये वो सुनिश्चित करेंगे, लोगों के घरों पे जाएंगे और सब कुछ दुरुस्त करेंगे, और जब वो आदमी वोट डालने के लिए जाएगा तो बाहर उसका वोटर लिस्ट में नाम दिखाई पड़ेगा और अंदर जाके वो वोट डाल के घर जाएगा। मतलब मतदान करने के लिए केवल घर से मतदान केंद्र तक जाने के अलावा उसे और कोई जहमत नहीं उठानी है। ये जो नियम था, इस नियम को उन्होंने उलट दिया और उलट के उन्होंने वो जिम्मेदारी वोटर के ऊपर डाल दी। अब वो किसी को भी बुला सकते हैं। अमर्त्य सेन को बुला लिया, हमें और आपको भी बुला लेंगे एक दिन, और किसी को भी बुला लेंगे। अगर वो चाहें तो कहेंगे ठीक, आपका वोट कट जाएगा अगर आप आ जाइए, वरना आप जिसको वोट डालने का शौक होगा, मतदान अधिकार का उपयोग करना चाहेगा, वो जाएगा झक मार के वहां पर। ये लोग तो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बाद में वोट ये कह दिया जाए कि भैया यहाँ पे उन्हीं लोगों को सम्मान मिलेगा जिनके वोटर आईडी है, कार्ड है। कल मुझे एक बीजेपी के नेता मेरे ऑफिस में आए, मुझसे कह रहे हैं कि संजय जी दिल दुखी हो गया। मैंने क्यों हो गया भैया, आपकी पार्टी बम बम कर रही है? बोले नहीं, हम नहीं समझ पा रहे, हम तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और हमारी पार्टी के लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। बोले पेट्रोल इतना महंगा हो रहा और क्या, कम से कम ये करना चाहिए कि हिंदुओं को 20% कंपेयर रेट में मिलेगा, मुसलमानों को ज्यादा मिलेगा। कैसे कैसे ख्याल आते हैं बताइए लोगों के दिमाग में। देखिए, आप इस ख्याल को ऐसा मत मानिए कि इसको जमीन पर उतारा जाना असंभव है। जिस दिन भाजपा को यकीन हो गया कि उसको परमानेंट मेजॉरिटी मिल गई है, जिस दिन भाजपा को यकीन हो गया कि अब वो चुनाव किसी कीमत पे नहीं हारेगी, यानी उसका जो कोर वोट है, कट्टरपंथी कोर वोट है, वो न्यूनतम इतना हो गया है कि हर हालत में उसे मेजॉरिटी तक पहुंचा देगा, चाहे कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ हो, भाजपा नेता कितने भी अलोकप्रिय हो, लेकिन वो तो वोट दे ही देंगे क्योंकि वो विचारधारात्मक रूप से आपके साथ हैं। वो व्यक्ति को वोट नहीं देते, विचारधारा को वोट देते हैं। इस सूरत में भाजपा इस तरह का निर्णय भी ले सकती है कि अब हिंदुओं को, जो गैर हिंदू हैं, उनको 5% पेट्रोल महंगा मिलेगा सब जगह। जिस तरह मुसलमान शासक हिंदुओं में जजिया कर लगाते थे ना, उस तरह मुसलमानों में जजिया कर लगा देगी वो। 5% पेट्रोल आपको महंगा मिलेगा, उसको उसकी दरें होगी, आपको चावल 2.5% महंगा मिलेगा, दाल आपको 3% महंगी मिलेगी। इस तरीके से ये मना देंगे क्योंकि उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ऐसा करने से हिंदू और भी ज्यादा खुश होकर कहेंगे अरे बहुत वाह, बहुत बड़ी हिंदूवादी पार्टी। अपना बर्बाद हो गए वो कुछ नहीं, लेकिन अब्दुल की झूली टाइट हो गई। आधे लोग तो इसी बात से खुश रहते हैं, अपने तबाह हो गए, घर की रसोई के रेट महंगे हो गए, अपने से मतलब नहीं है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही, लेकिन अब्दुल की झूली टाइट हो गई, इसी बात से खुश रहते हैं। दूसरा एक बात होती है, जैसे अभय जी, सुबह सुबह कुछ लोगों को अखबार पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है। मुझे लगता है ट्रम्प साहब को मोदी जी को गिराने की आदत पड़ गई है। रोज एक बयान ऐसा दे देते हैं कि मोदी जी का ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाए। मैं तो बहुत डरता हूँ कि लंबी उम्र की कामना करता हूँ मोदी जी को कि अगर ट्रम्प के बयान के दिल पर किसी दिन असर करता तो बीमार भी हो सकते हैं वो। अब कह दिया अपाचे हेलीकॉप्टर और मुझे खुश करना चाह रहा था मोदी। क्या क्या क्यों करते हैं ट्रम्प ऐसा? वो हमारे यहाँ देखिए भक्तों ने कितना मन से हवन किया था, उनकी फोटो लगा के, भगवान की जगह उनकी फोटो लगाई थी। जिनके दिमाग में गोबर भरा है उन लोगों ने फोटो लगा के हवन किया था। तब भी ट्रम्प ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा है ट्रम्प? नहीं, ट्रम्प को देवता के स्तर पर बैठा दिया भाई, देवताओं के लिए हवन होता है। देवता देखिए, इसमें क्या है कि ट्रम्प ने जितने बार मोदी का अपमान किया है उसकी भी हदें ट्रम्प ने तोड़ दी। इस बार सबसे बड़ा अपमान किया, और वो अपमान ये है कि मोदी ने खुद कहा ट्रम्प को, सर मे आई कम टू सी यू। मतलब सीधा था कि आप मुझे बुला लीजिए, प्लीज 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 निमंत्रण दे दीजिए, और ट्रम्प खुद ही बता रहे हैं अपने मुंह से। भारत में हाँ, ये हालत है। इतनी ज्यादा बेइज्जती तो मेरे ख्याल से कभी भी मोदी जी की नहीं हुई जो ट्रम्प के इस वक्तव्य से हुई है। टाइम्स नाउ में सुशांत ही नाम है उनका, सुशांत कह रहे थे
कि वही मोदी के आगे ट्रम्प डर गया। ट्रम्प कह रहा था कि इधर आ जाइए, इधर आप पड़ोस में आए हुए हैं, मना कर दिया मोदी ने, हम नहीं जा पाएंगे, हम पे टाइम नहीं है। क्या हम मानसिक बुद्धिहीन लोग हैं, ये ट्रम्प की बातें सुनते नहीं है? क्या ऐसा लगता होगा ट्रम्प अच्छा कर क्यों रहा है सही है? क्या अपाचे हेलीकॉप्टर का जिक्र क्यों किया उसने? अभी मैं अपने एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र से पूछ रहा था, मैंने उनके सामने यही सवाल रखा कि ट्रम्प को मोदी के बार-बार बेइज्जती करने में क्या फायदा है? कोई लाभ तो होता नहीं है। तो उनका कहना ये था कि मोदी ट्रम्प के लिए सॉफ्ट टारगेट है। वो सॉफ्ट टारगेट है, जब उनका मन करता है तो मोदी की धुनाई कर देते हैं वो। मोदी पे एक चपत मार देते हैं, मतलब ये मोदी की एक बेइज्जती कर देते हैं। ये ट्रम्प का स्वभाव है। इससे उनको बड़ा ही आत्मिक आनंद प्राप्त होता है और ये भी लगता है कि वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जैसे बड़े विशाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का वो अपमान करते हैं और उधर से कोई जवाब भी नहीं मिलता। मैं तो बार-बार वही सवाल पूछता हूँ जो कल मैंने आपके साथ 4 पीएम के मंच पे पूछा था, और वो सवाल ये है कि अगर मोदी जी लौटकर ट्रम्प को कड़ा जवाब देते हैं, ट्रम्प को आईना दिखाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी मजाल है हमसे इस तरह की बात करते हो, तो ट्रम्प आखिरकार हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? जितना उन्होंने बिगाड़ पाया है उससे ज्यादा और क्या बिगाड़ पाएंगे? ज्यादा भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा, तो हो जाए बंद। अभी भी व्यापार वैसे ही उसकी दम निकली हुई है व्यापार की, टैरिफों के कारण। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोदी जी को चाहिए कि पलट के ट्रम्प को कड़ा जवाब दें और एक बार ये दिखा दें कि वास्तव में सीना उनका 56 इंच का नहीं सही, लेकिन ठीक ठाक किस्म का सीना है उनके पास। कर क्यों नहीं रहे हैं मोदी ऐसा? क्या करने में उनको संकोच क्या आ रहा है? डर किस बात का, परेशानी किस बात की? ये एक रहस्य है, ये एक रहस्य है जिसका इन्वेस्टिगेशन करना, इसकी जांच करना जरूरी है कि ये आखिरकार क्या बात है। वरना मोदी जी खुद ना बोल पाए तो अपने रक्षा मंत्री द्वारा बुलवा दें, मोदी जी खुद ना बोल पाए तो अपने वित्त मंत्री द्वारा बुलवा दें, विदेश मंत्री द्वारा बुलवा दें, तो एक कड़ा बयान दे दें बिल्कुल उनके खिलाफ। और मोदी जी चाहें तो वो देश की संसद है, वहां पर ट्रम्प के खिलाफ प्रस्ताव पास करवा सकते हैं। विपक्ष को वो खुद विपक्ष को बुलाए और मीटिंग करेंगे और ट्रम्प के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव, ट्रम्प के खिलाफ एक खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, सारा विपक्ष तैयार हो जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। मेरा कहना यह है कि करना जरूर चाहिए, क्योंकि स्थिति खराब हो रही है, छवि खराब हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।